ओके। हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड के एग्ज़ाम के लिए भी, एमएड के एग्ज़ाम के लिए भी, एंड नेट जेआरएफ अगर कोई दे रहा है तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में ये टॉपिक कवर किया जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो समझ लेते हैं कि ये क्या है बिना कोई देरी किए हुए। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के लिए बनाए गए हैं, लोगों की भलाई के लिए। कुछ बाउंडेशन है गवर्नमेंट की, उनको मानना ही पड़ेगा, वो बाध्य हैं उनको मानने के लिए या मजबूर हैं उनको मानने के लिए। एग्जैक्ट वर्डिंग्स में क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट है उनको ध्यान में रखना है, जब भी वो कोई नई पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी या कोई भी नया लॉ पास करेगी तो उनको ये ध्यान में रखना है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर ऐसे रैंडमली कुछ भी चीज़ें उठा के वो डालने लगे अपने बेनिफिट के लिए तो लोगों को नुकसान हो सकता है। सो लोगों के साथ गलत ना हो, उनको उनके राइट्स के अगेंस्ट ना जाए चीज़ें, जो भी लॉ नया पास किया गया हो, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। एंड ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं या बनाए रखते हैं व्यवस्था हमारे देश में इकोनॉमिक और डेमोक्रेटिक लेवल पर, सोशल डेमोक्रेटिक लेवल पर। डेमोक्रेसी इन द सेंस कि सबको सेम लेवल पे आज़ादी मिलती है, सब कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रिए में इक्वल हैं, तो वो ये चीज़ें बनाए रखते हैं। गवर्नमेंट जो रूल कर रही है, लाइक हाई पावर है, वो अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करे अगेंस्ट जो इस कंट्री में लोग रह रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए ये कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। और लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनके अगेंस्ट मान लो कोई नहीं मान रहा है, वो इलेक्शन हो रहा है उनका, तो जो हमारे कोर्ट है वो लीगली कोई नोटिस नहीं भेज सकते, लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करो ही करो। लेकिन हाँ, वो कुछ सुजेशंस जरूर दे सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट पर लीगल नोटिस भेज दिया जाता है उस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे लीगल नोटिस नहीं भेज सकते वो। अब समझ लेते हैं कि ये उठाए कहाँ से गए हैं, मतलब कहाँ से ये आइडिया आया हमारे गवर्नमेंट में कि हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो डालने हैं, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डालने हैं। एंड इन तो ये हमारा जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से ये पिक किया गया था। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में डाला गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल होने चाहिए गवर्नमेंट के लिए, तो वहाँ से ये आइडिया पिक किया और इंडिया के पार्ट 4 में ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक पूरा कवर किया गया है कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे, हर एरिया को उसमें कवर किया गया है। आर्टिकल 37 है वो ये बताता है कि कैसे अप्लाई करने हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सही से अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इनका जो एम है वो है एंश्योर करना सोशो इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल एंड एस्टेब्लिशिंग इन इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेटस या स्टेट। मतलब इंडिया में जो प्रिंसिपल है, इनका एम है कि वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को मेंटेन करके रखे और एक वेलफेयर स्टेट बनाए इंडिया को। मेन एम इसका ये है। देन हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो मेनली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, देन सेकंड है गांधीनियन प्रिंसिपल, एंड फिर है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग उठा के बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज बना दी है। इनकी क्वालिटीज़ या जिस एरिया से ये रिलेट करते हैं उससे, या जो आइडिया है इनके पीछे, उनके बेसिस पे इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जिससे हमें भी याद करने में आसानी हो जाएगी। तो सोशलिस्टिक मतलब सोशल लेवल पे जो सोसाइटी से रिलेटेड है उसको इस कैटेगरी में डाल दिया गया है। गांधीनियन वाले में जो गांधी की आइडियोलॉजी थी, लाइक वो रूरल एरियाज़ पे काफ़ी फोकस करते थे, हमारे जो लोकल वर्कर हैं उनके लिए काफ़ी उन्होंने एफर्ट किया है, तो उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो जो भी फिट होते हैं प्रिंसिपल्स वो इनकी कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। लिबरल और इंटेलेक्चुअल वाले जो भी इस इस फॉर्मेट पे जो भी फिट होते हैं वो इस कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। अदरवाइज सारे के सारे हैं वो सीरियल वाइज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से इंक्लूड है और मेनली कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। तो फर्स्ट है हमारा डायरेक्टिव बेस्ड ऑन द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। जो आर्टिकल 38 है फर्स्ट, वो हमें डिस्क्राइब करता है, वो बताता है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग ए सोशल ऑर्डर by ensuring social, economic and political justice by minimizing inequalities in income, status, facilities and opportunities.
स्टेट को एक तरीके से एंश्योर करना है कि सब इक्वल लेवल पर हो और प्रमोट करे एक तरीके से कि सबको मतलब एक सोशल सिक्योरिटी हो, सबको सेम राइट हो। सोशल लेवल पर जो एक गैप आता है ना अमीर गरीब में, इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर, जैसे कास्टिज्म वगैरह से रिलेटेड भी है, उनको मिनिमाइज करना है। इनकम में जो डिफरेंस आता है, स्टेटस में जो डिफरेंस आता है, कोशिश करने की उसको मिनिमाइज कर सके और फैसिलिटी मिल सके सभी को। मान लो कोई कुछ ज़्यादा ही गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है इतने, लेकिन फिर भी वो उन फैसिलिटीज़ से वंचित नहीं होना चाहिए। लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जो फ्री में इलाज प्रोवाइड करते हैं। देन आर्टिकल 39, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट्स इट पॉलिसीज टुवर्ड सिक्योरिंग, उन्हें ऐसी पॉलिसीज बनानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन, कि सभी सिटीजन को इक्वल राइट मिले कमाने का, अपनी एक तरीके से लाइवलीहुड, दिनचर्या मतलब जो अपने खर्चे उठाता है वो जिंदगी जीने के लिए जो कमाई करता है, उसको कमाने के लिए सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। फिर जिनकी जितनी कैपेसिटी है, जितने कैपेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए मैनर टू सर्व द कॉमन गुड। जो भी हमारे मटेरियल हैं, रिसोर्सेज हैं, वो किसी एक हाथ में ना रहे, वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन ए फ्यू हैंड, कि कुछ गिने चुने लोगों के पास ही वेल्थ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, कि जो भी मैन और वुमेन है, अगर वो इक्वल लेवल पे है, सेम वर्क कर रहे हैं, तो उनकी वेजेस भी इक्वल होनी चाहिए, उनको पेमेंट भी इक्वल मिलनी चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर, जो भी वर्कर है उनकी स्ट्रेंथ और हेल्थ या प्रोटेक्शन करना है उसका, मेनली उसकी मेडिकल कंडीशंस का भी ध्यान रखना है। चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, लाइक जो भी चाइल्ड लेबर वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना है, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, या जो यूथ है उनका एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। इसको स्टेट को ध्यान रखना है, उनको ऐसे रूल रेगुलेशंस, लॉ या पॉलिसीज़ बनानी है कि वो बेनिफिशियल हो उनके लिए। देन है आर्टिकल 41 जो कि बताता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disability, कि उनको लाइक जो राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है, उसको सिक्योर करना है, उनको देखना है कि ऐसे लाइक प्रैक्टिकली ऐसा कुछ ना हो लोगों के साथ कि उनको काम करने की आज़ादी ना हो या एजुकेशन ही नहीं मिल रही हो। पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड कराना है इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिलता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम भी उनको पब्लिक असिस्टेंट देना है। ओल्ड एज जो हो जाती है, पेंशन हमें मिलती है इसके अंडर, ओल्ड एज में जो बुढ़ापे की पेंशन मिलती है वो, एंड बीमार हो जाता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आयुष्मान भारत जो योजना चलाई हुई है वो हो गई, या डिसेबिलिटी जो होती है, डिसेबल पर्सन के लिए भी बहुत सारे इन्होंने रूल रेगुलेशन या लॉ बनाए हुए हैं जिनसे उनको बेनिफिट होता है। तो ये आर्टिकल 41 में है कि सिक्योर करना है उनको इन सब चीज़ों को। देन आर्टिकल 42 बताता है द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। मान लो कोई जॉब कर रहा है और उसको कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, या फीमेल में होता है कि उनको मैटरनिटी लीव लेनी पड़ती है। वो कब, कि अगर मान लो बच्चा पैदा तो लेडीज़ ही करेगी, उसको ही 2-3 साल का गैप चाहिए होता है, या एटलीस्ट उसको 1 साल का तो चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट है वो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करती है जिसके अंदर उसको पूरी उसकी जो इनकम है वो मिलती है, पूरी सैलरी मिलती है उस लीव के दौरान। तो ये उनको ध्यान रखना है कि कुछ मेडिकल लीव या कुछ लाइक मैटरनिटी लीव हैं वो फुल पेमेंट के साथ या फुल सैलरी के साथ उनको दी जानी चाहिए। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि हमें इस रीज़न से नौकरी छोड़नी पड़ी है। द स्टेट शैल अवॉइड कंसेंट, अच्छा ओके ये हो चुका है। देन नेक्स्ट आर्टिकल 43 द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स ए लिविंग वेजेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। वही कि जो भी वर्कर्स हैं वो उनकी लिविंग जो कमाई है
वो इतनी हो कि वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके, उनको प्रोवाइड करानी है या देखनी है। आर्टिकल 43 कहता है द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि जो इंडस्ट्री जिसमें वो काम करते हैं वो एज ए वर्कर या लोअर लेवल पर ही ना रहे, उनको पूरा मैनेजमेंट समझना हो, मतलब उसको पता हो कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, इसलिए मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो कुछ परसेंट जो सीटें होती हैं मैनेजमेंट में वो वर्कर्स के लिए भी अवेलेबल होती है या रिजर्व्ड होती है। देन आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये है न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, उसको इम्प्रूव करना है, पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने को लेके ध्यान दें। ओके, देन आता है डायरेक्टिव बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, कि गांधी की जो मेंटलिटी थी, जो भी आइडियोलॉजी थी, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 हमें क्या बताता है, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो गांधी की जो फिलोसफी थी वो रूरल एरियाज से रिलेटेड थी, तो इसमें रूरल एरिया से रिलेटेड या जो ग्राउंड रियलिटी है हमारे छोटे शहरों कस्बों में जो लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो जो आर्टिकल 40 है उसमें है कि हमारी जो पंचायत बनाने वाली जो कॉन्सेप्ट है वो था कि हर लाइक विलेज की एक पंचायत होनी चाहिए, एक ग्रुप की, जो एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करे, लाइक अपने जो मुद्दे हैं छोटे मोटे वो वहीं पे सुलझा ले, वो व्यवस्था देखे पूरे गांव की, कहाँ पे क्या बनाना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनका एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह एक पंचायत की यूनिट भी होनी चाहिए। देन आर्टिकल 43 द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कोटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेट बेसिस इन रूरल एरियाज़, की इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो रूरल एरियाज़ में भी एस्टेब्लिश की जानी चाहिए, और उनको लाइक फ्रीडम है इस चीज़ की कि वो अपने घर से ही कुछ शुरू कर सकते हैं। देन आर्टिकल 43B में क्या है, टू प्रमोट वॉलंटियर फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि इसमें वही है वॉलंटियर फॉर्मेशन होगा, ऑटोनोमस फंक्शनिंग कर सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा खुद का, और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट रख सकता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 46 पर। आर्टिकल 46 बताता है हमें द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, particularly that of the scheduled caste, scheduled tribe and the other weaker section। इसमें स्टेट को ये ध्यान रखना है, ऐसी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई भी है कि जिसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट है या एजुकेशनल कॉन्सेप्ट जो भी है वीकर सेक्शन का, लाइक जनरली तो सबको मिल रही है लेकिन जो वीकर सेक्शन है, लाइक इसमें वुमेन्स भी आ गई, वुमेन एजुकेशन पे भी काफ़ी फोकस किया गया है हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ में, और कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड अलग से प्रावधान भी किए गए हैं। SC/STs के लिए रिजर्वेशन तक भी दिया हुआ है। तो लाइक स्टेट को ये ध्यान रखना है कि जो वीकर सेक्शन है वो उनको भी इक्वली लाने के लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनाए, और ध्यान रखना है कि उनको भी राइट मिले इक्वल, उनको उनकी पढ़ाई का भी और उनके लाइक इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उनका भी उनको ध्यान रखना है। देन आता आर्टिकल 47, इसमें है द स्टेट शैल टेक स्टेप टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिटेड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स दैट आर इंजीरियस टू हेल्थ। इसमें लाइक गवर्नमेंट या स्टेट को ये ध्यान देना है कि जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करे, और कुछ जैसे बैन लगता रहता है, आप देखते हो प्रैक्टिकली किसी ड्रिंक पे बैन लगा दिया, या जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं उन सब पे बैन लगाना है, ड्रग्स वगैरह को बैन किया हुआ है जो कि उनकी हेल्थ के लिए ख़राब है। आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोहिबिटेड द स्लॉगर ऑफ काउज एंड अदर मिल्क एंड ड्रो कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड, कि जो पशुपालन है एक तरीके से उसको बढ़ाना है, उसको लाइक कि ज़्यादा से ज़्यादा करे इस तरीके से, और पशु की जो मार दिए जाते हैं उस पर बैन लगाना है, और उनकी ब्रीड इम्प्रूव हो, अच्छी क्वालिटी के पशु आए उसके लिए एफर्ट करना है। देन है डायरेक्टिव्स बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, तो इसमें आता है आर्टिकल 44 जो कि हमें बताता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू होना चाहिए, वो होना चाहिए सभी के लिए, जो जो भी इंडिया में रहते हैं, लाइक वो सब एक ही लेवल पे होने चाहिए। आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिट दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। आर्टिकल 45 तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि आर्टिकल 45 बताता है कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको
फ्री एजुकेशन मिलती है, इवन अर्ली चाइल्डहुड केयर भी उसमें ऐड करती है। तो 14 ईयर तक की एज जो है वहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की गई है। ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट है एजुकेशन लेने का। देन आर्टिकल 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री टू मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, कि जो हमारा एग्रीकल्चर है जिस पे पूरी कंट्री चलती है और एनिमल हस्बेंड्री है उसको एडवांस किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाई जाए जिससे और भी ज़्यादा बेनिफिट हो हमें। देन आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री, कि फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है उस पर भी ध्यान देना है। जो भी हमारे हैबिटेट में यहाँ पे इधर रहते हैं जीव जंतु पशु पक्षी, उनको भी बचा के रखना है। जो फॉरेस्ट है उनको भी हमें बचा के रखना है। देन है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 हमें बताता है द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट। जो भी पुरानी इमारतें हैं जो हिस्ट्री में काफ़ी मायने रखती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोनूमेंट्स वगैरह हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है हमारी स्टेट को। जैसे कि इधर दिल्ली में ही आप काफ़ी एग्जांपल देख लोगे, लाल किला वगैरह हो गया, ताजमहल वगैरह हो गया, ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट किया गया है। आर्टिकल 50 बताता है द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, कि जो हमारी कोर्ट वगैरह हैं उसको जुडिशरी जो है उसको सेपरेट रखना है पब्लिक सर्विस जो देते हैं एग्जीक्यूटिव्स उनसे। लाइक उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि लाइक, क्योंकि उससे तो जो भी उनके डिसीजंस हैं सही गलत वाले वो चेंज हो जाएंगे, उसमें भी वो बाइस्ड हो जाएंगे। देन है आर्टिकल 51 इट डिक्लेयर्स दैट टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एंडेवर टू, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर पीस को मेंटेन करने के लिए स्टेट को क्या एफर्ट करनी है या क्या चीज़ें माननी है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशंस, जो भी अदर नेशंस हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, लाइक एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी बनाए गए हैं, कुछ सब्सटेंस को बैन किया गया है जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको रेस्पेक्ट करना है और हमें मानना है। देन है एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाई आर्बिट्रेशन, कि जो भी मुद्दे हैं उनको शांति से सुलझाना है, जो भी मनमुटाव हो। देन है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, आप देखते हैं अब कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे जिनमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी काफ़ी चेंज किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, कुछ ऐड किए गए हैं और कुछ को रिमूव किया गया है। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। तो उसमें आर्टिकल 39A को ऐड किया गया टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, जो भी लीगल लेवल पर सहायता की जाती है गरीबों को, क्योंकि उनको फ्री जाती, जैसे गवर्नमेंट जो अपने वकील देता है एक तरीके से, वो मान लो किसी के पास वकील नहीं है, पैसे नहीं है वकील करने के लिए, तो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से उसको वकील प्रोवाइड करेगा कि वो उसका केस लड़ सके, उनको लीगली सहायता कर सके, कोई भी उसको डायरेक्शन चाहिए हो तो वो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। देन उन्होंने आर्टिकल 43 के 3A जो सेक्शन है वो इंट्रोड्यूस किया। इसमें था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। पहले क्या था कि वर्कर्स है वो एज ए वर्कर काम करते थे और ऊपर कोई और ही उन पे लाइक उनको इंस्ट्रक्शंस देता था। तो जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्री का उसमें वर्कर्स को भी कुछ सीटें हैं वो रिजर्व की गई, 1-2 सीटें की उनकी भी होनी चाहिए मैनेजमेंट में उनकी, क्योंकि जो नीचे तक का ग्राउंड लेवल पे भी जो है, लोअर लेवल पर जो भी उनके राय है या जो भी उनको प्रॉब्लम्स है वो ऊपर लेवल तक डायरेक्ट पहुंच जाए, उनको गाइड करने के लिए कोई डायरेक्ट मिल जाए। देन है आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। 48A को इंट्रोड्यूस किया, इसमें था कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के या जो गैसेस वगैरह हैं कुछ उन पे बैन लगाया था। देन हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, जिसमें सेक्शन 2 इंसर्टेड किया गया था आर्टिकल 38 में, जो कि डिक्लेयर करता है द स्टेट इन पर्टिकुलर शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज नॉट अमंगेस्ट इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंगेस्ट ग्रुप, कि ग्रुप्स या किसी भी इंडिविजुअल दोनों में ही इनइक्वालिटीज़ जो है उनको कम करने की बातें की गई है। स्टेटस में लगा लो या फैसिलिटीज़ जो मिल रही है उन पे लगा लो, या जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उनके बेसिस पे जो स्टेट है वैसी पॉलिसीज़ बनाएंगी कि उनकी इनइक्वालिटीज़ कम हो
और जैसे कि आरक्षण वगैरह है इसमें, जो SC/ST कैटेगरीज हैं उनको आरक्षण दिया गया है कि वो भी आगे आए। इट ऑल्सो एलिमिनेट द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको भी निकाल दिया, उसको हटा दिया गया था। देन आता है हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में था। इसमें भी आर्टिकल 21 जो जो है एजुकेशन से रिलेटेड, और आर्टिकल 45 है उसको इंक्लूड किया गया था इसमें भी। तो ये थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आई थिंक सारे कवर हो चुके हैं। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगी राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में आया था, जिसको हम RTE के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।